नमस्ते बच्चों। देखो आज अपन बात करने वाले हैं एस ब्लॉक तत्वों की। ये जो चैप्टर है एस ब्लॉक तत्व है 11th क्लास में तो है ही, इसके साथ आप लोग को फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये पूरा चैप्टर मिलता है, एस ब्लॉक तत्व है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आवर सारणी में हम देखते हैं कि जो एस ब्लॉक तत्व होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो तत्व होते हैं उनको अपन एस ब्लॉक तत्व बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अपना फर्स्ट ग्रुप जो होता है और एक होता है सेकंड ग्रुप आवर सारणी के अंदर। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे लेफ्ट में ही आते हैं तो इसमें आता है तुम्हारा हलीना की रब से फरियाद, रब से ये एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये ट्रिक्स मैंने बताई थी। और इन तत्वों का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट ग्रुप के जो तत्व हैं इनको तो अपन ने बोला था क्षारीय धातु। क्या बोला था? क्षारीय धातु। और जो सेकंड ग्रुप के तत्व हैं इनको अपन ने बोला था क्षारीय मृदा धातु। क्या बोला था? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु क्यों बोलते थे? क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड है इनकी प्रॉपर्टी मिट्टी के समान होती है, इसलिए इनको अपन क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ मैं इनके बारे में। इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। मतलब ग्रुप फर्स्ट के जो सदस्य होते हैं इनके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? एक। और इसके अंदर कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। ये बातें आप लोगों को मेरे हिसाब से याद हो गई होगी कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। और थोड़ा मैं बता देता हूँ कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसको तो क्षारीय धातु बोलते हैं और सेकंड ग्रुप के जो तत्व हैं उनको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर क्षारीय धातुओं के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ आपको। क्षारीय धातु, क्षारीय धातु वर्ग फर्स्ट के सदस्य होते हैं और इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक होती है। कितनी होती है? एक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका आईपी का जो मान है वो भी बहुत कम होता है, वो अपन आगे देखेंगे अभी, ठीक है। सेकंड ग्रुप में आते हैं तुम्हारे क्षारीय मृदा धातु। इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनना चाहते हैं? अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, ये भी नोबल गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन एस ब्लॉक तत्वों की। नोट्स आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाएंगे। एस ब्लॉक तत्व है, ये अलग अलग जगह अलग अलग बताया गया है। देखो एस ब्लॉक तत्व की अगर डेफिनेशन की अपन बात करें तो एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं? तो अपन ये बोलते हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है उसको एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। ये सभी के लिए आएगा। जैसे पी ब्लॉक तत्वों में अपन बोलेंगे तो वहां पर बोल देंगे वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन आप लोगों को दिख रही होगी एस ब्लॉक तत्वों की। एस ब्लॉक तत्व है तो यहाँ पर नोट्स आप लोगों को, ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर एक लिंक है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये नोट्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्व की वर्ग संख्या 1 व 2, तो मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ग संख्या 1 और 2 के अंदर कौन पाए जाते हैं? तुम्हारे एस ब्लॉक तत्व पाए जाते हैं। वर्ग पृष्ठ वाले सदस्य क्षारीय धातु और ये क्षारीय मृदा धातु। वर्ग संख्या 1 को क्षारीय धातुएं कहते हैं तथा वर्ग संख्या 2 को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। अब इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर अपन बात करें, एस ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आप लोग को समझाना चाहूँगा। मैंने बताया था अभी आप लोग को कि इसमें जो वर्ग पृष्ठ के सदस्य होते हैं उनमें तो एक इलेक्ट्रॉन होता है और वर्ग सेकंड के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर फर्स्ट और सेकंड, तो इनके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें तो एक होगा और इसमें दो होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1 से 2, ठीक है। वर्ग फर्स्ट का सदस्य जो है तो उसका तो इलेक्ट्रॉनिक NS1 हो गया और वर्ग 2 के जो सदस्य हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। मतलब N क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है भाई, ठीक है। तो एस ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 होता है। वर्ग संख्या फर्स्ट के जो सदस्य हैं उनमें कौन आते हैं? क्षारीय धातु, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। क्या होता है? NS1। कौन कौन से तत्व आते हैं, इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इनका सिंबल क्या होता है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो वर्ग पष्ट, और इस वर्ग पष्ट में भी हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, ये इसके परमाणु क्रमांक हो गए। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। तो याद कर लेना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात बता रहा था। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका तो होता है 1s1। सबके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और यहाँ आप लोगों को पता होगा कैसे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2, 2s1। अब अपने यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे भी नहीं तो यहाँ पर क्या है, 2s1 है अंतिम इलेक्ट्रॉन। सोडियम का क्या होता है, नियोन, लिख देते हैं अपन नोबल गैस विन्यास लिखने के बाद। 2 के बाद देखो 1, 2, ऊपर से नीचे आने पर सेल बढ़ता जाता है ना, 3s1। इसमें कौन सी गैस आएगी, इससे जस्ट पहले एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद आर्गन आती है। तो आर्गन लिख दिया अपन ने, 3s1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 4s1। ऑर्गन के बाद यहाँ पर कौन आता है, क्रिप्टॉन आता है 36 नंबर पर, तो क्रिप्टॉन। और यहाँ पर 5s1। इसमें कौन आता है तुम्हारा, जीनोन आता है जी। कौन आता है, जीनोन। इसका क्या हो जाएगा 6s1। इसमें रेडोन आती है तुम्हारी, इसका आ जाएगा 7s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये तो आप लोगों के सिंबल हो गए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, 2, 8, 8, 18, 32 जोड़ते जाओ। 1 में 2 जोड़ोगे 3 आया, 3 में 8 जोड़ोगे 11, 11 में 8 जोड़ोगे 19, 19 के अंदर आप 18 जोड़ोगे तो 37 आ जाएगा। इस तरह से अपन जोड़ते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को मिल जाएगा। और याद भी करना पड़ेगा, देखो ये तो है ना। तो वर्ग पृष्ठ के सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। देखो ऊपर से नीचे जाने पर अपन देख रहे हैं क्या हो रहा है, अंतिम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन है सबके अंदर। बस यहाँ पर नोबल गैस विन्यास अपन इसके आगे लिख दिए, जीनोन, रेडोन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो आप लोगों को मैं बता दूं, परमाणु क्रमांक 3 लिथियम आया, उसका प्रतीक होता है 1s2, 2s1। सोडियम का इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है भाई, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 आता है। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s1। पोटेशियम का भी क्या होता है 4s1। ये देखो आर्गन 4s1 इन्होंने अब लिख दिया है। 37 पे आता है तुम्हारा रुबेडियम। और इसमें भी अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आप लोगों को लिखना है। सीजियम में देखो ये अपने आप लिखने लग गए 6s1 वगैरह। ठीक है, अब इसका जो सेकंड फैक्टर है उसकी बात कर लेते हैं, परमाणविक त्रिज्या की। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सेकंड अपनी परमाणविक त्रिज्या। आप लोगों को मैं परमाणविक त्रिज्या के बारे में बता देता हूँ। परमाणविक त्रिज्या तो रेडियस क्या होती है, तो आप लोगों को पता ही है एटॉमिक रेडियस क्या होती है। और आप लोगों को पता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तो परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है, और ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है, मतलब आकार बढ़ता जाता है। आकार और परमाणु त्रिज्या एक ही बात होगी। तो वर्ग में ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी साइज किसकी है, तो फ्रांसियम की आ जाएगी, और हाइड्रोजन अपना सबसे छोटा हो जाएगा। और इसका रीजन भी पता होगा आप लोगों को कि ऊपर से नीचे चलते हैं तो कोस बढ़ता जाता है। कोस का मतलब के, एल, एम, यानी इनके मान बढ़ते जाते हैं। तो ये जो गोले होते हैं ना, जैसे के हो गया, फिर एल हो गया, फिर एम हो गया, तो इनकी साइज बढ़ती जाती है ऊपर से नीचे जाने पर। जबकि बाएं से दाएं जाने पर कोस तो वही रहता है, पर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, या अपन बोल सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है, जिससे परमाणविक त्रिज्या का मान कम होता जाता है, ये बोला गया। तो देखो सबसे पहले अपन परमाणविक त्रिज्या की बात कर लेते हैं। परमाणविक त्रिज्या किसी परमाणु के नाभिक तथा उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। देखो इन्होंने ये बोला है, परमाणविक त्रिज्या जैसे ये है, कोई परमाणु हो गया, इसका ये नाभिक है, अब इसका वैलेंस शेल है मान लो ये बाह्यतम कोष। तो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन जो है और जो नाभिक है, इनके बीच की जो दूरी है, इसको इन्होंने क्या बोला, परमाणविक त्रिज्या। बाह्यतम कोष और नाभिक के बीच की जो दूरी है उसको इन्होंने बोला परमाणविक त्रिज्या। तो किसी परमाणु के नाभिक तथा उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। तथा वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्षारीय धातु की परमाणविक त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो उनके आकार भी बढ़ते हैं क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। ओके, अब बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। तो आयनिक त्रिज्या क्या होता है, एक तो होता परमाणु और एक होता आयन। कि कोई भी जो परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद Na+ बन गया है, तो इसको अपन बोलेंगे आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयन। ये सोडियम आयन हो गया। जैसे मैग्नीशियम होता है,
मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम +2। तो ये भी क्या बन गया, आयन बन गया साहब, क्या बन गया, आयन। तो इसकी त्रिज्या की बात करते हैं, तो वहां पर अपन ने बोला था कि परमाणु की वैलेंस शेल, तो यहाँ पर आयन का वैलेंस शेल हो जाएगा। तो अपन बोलते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्षारीय धातुओं की, देखो परमाणु त्रिज्या हो चाहे आयनिक त्रिज्या हो, दोनों बढ़ती है ऊपर से नीचे जाने पर। तो आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो इनके आकार भी बढ़ते हैं क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और नीचे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपना अगला है आयनन एंथैल्पी या आईपी। ये आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया आईपी क्या होता है या आयनन ऊर्जा क्या होता है। देखो आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आयनन एंथैल्पी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी जो परमाणु है, इस परमाणु के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो अपन बोलते हैं किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से, मतलब जैसे यहाँ पर ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोष में लास्ट वाला हो या कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, अपन को उससे मतलब नहीं है। अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो अब ये बोला जाता है किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में से, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोला जाता है, आयनन एंथैल्पी। क्या बोला जाता है, आयनन एंथैल्पी। तो डेफिनेशन आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी लिखवा रखी है, फिर मैं बता रहा हूँ कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। और अपन को पता है कि जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी का मान बढ़ता जाता है, मतलब आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है, और ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। तो ये रीजन मैंने बता दिया था कि क्यों होता है कि जितने परमाणु का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा, परमाणु का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके अंदर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा, मतलब नाभिक बाहर के इलेक्ट्रॉनों को कम मजबूती से बांधे रखेगा तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। तो ये बोला जाता है जो क्षारीय धातु होती है, वर्ग पष्ट के सदस्य होते हैं, उनका आईपी का मान बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर कहाँ पहुँच जाते हैं, नोबल गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ये बातें मैंने लिखी नहीं, बताइए। देखो इधर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्षारीय धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान घटता है क्योंकि इनके आकार बढ़ते हैं। अब ये देखो कोई ज़्यादा बात नहीं लिख रखी क्योंकि 11th क्लास में इतनी बातें हैं, इसलिए मैंने इतना ही लिखवाया है। ठीक है। आयनन एंथैल्पी बोलते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं क्योंकि आकार बढ़ता है ना, तो आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। जल योजन एंथैल्पी, जल योजन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि कोई भी जो परमाणु होता है ना, उस परमाणु के चारों तरफ जल के अणु जुड़ने, जब जल के अणु जुड़ जाते हैं तो जल के अणु जुड़ने पर क्या होगा, उसमें से कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, तो उस ऊर्जा को बोला जाता है जल योजन एंथैल्पी। और अपन को पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर जल योजन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। उसका रीजन मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि नीचे ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती जाती है, साइज बढ़ती है, आकार बढ़ता है, और ये बोला जाता है कि जब आकार बढ़ता है तो इसके चारों तरफ जल के अणुओं की संख्या होती है वो कम होती जाती है। ये बोला गया है कि जितना छोटा परमाणु होता है उसके अंदर उतने ही ज़्यादा जल के अणु जुड़ सकते हैं। जब जितने ज़्यादा जल के अणु जुड़ेंगे उसके अंदर से जल योजन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा बाहर निकलेगी। तो ये बोला जाता है छोटा परमाणु होता है तो उसकी जल योजन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है। तो अपन को पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ेगा तो जल के अणुओं की संख्या कम होगी, और जल के अणुओं की संख्या कम होगी तो जल योजन एंथैल्पी का मान भी कम होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जल योजन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। तो यहाँ पर देखो लिथियम प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद साइज की बात कर रहे हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबेडियम प्लस, सीजियम प्लस, तो यहाँ पर जल योजन एंथैल्पी का मान कम होता गया। ठीक है। अब देखो अगला देखो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बात करें तो क्षारीय धातुएं नरम होती है। आप लोगों को पता है सोडियम, आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा मुझे नहीं पता, पर ये बोला जाता है जो सोडियम होता है ना उसको चाकू से काटा जा सकता है। दिखाऊंगा कभी मेरे जो बच्चे हैं स्कूल में उन लोगों को। क्षारीय धातु चमकीली होती है, सोडियम देखना चमकदार होता है बहुत।
क्षारीय धातुएं नरम होती है, क्षारीय धातुएं चमकीली होती है, और क्षारीय धातुओं को जलाने पर विभिन्न ज्वाला के साथ जलते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार की धातुएं अलग अलग ज्वाला के साथ जलती है। जैसे जलाते हैं तो कोई लाल रंग देता है, कोई पीला देता है, कोई बैंगनी देता है। तो इसमें बोला गया है कि जो लिथियम तत्व है उसको जलाने पर वो लाल रंग का दिखता है, सोडियम होता है वो पीला होता है, पोटेशियम जो होता है बैंगनी होता है, और रुबेडियम जो होता है लाल बैंगनी, और सीजियम नीली ज्वाला के साथ जलता है। और ये बोला जाता है वर्ग। ठीक है, घनत्व की बात करते हैं तो ये बोला जाता है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्षारीय धातुओं के घनत्व घटते हैं क्योंकि इनके आकार बढ़ते हैं। देखो घनत्व का आप लोग को मैं बताऊं, डी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जितना मास नहीं बढ़ता ना उससे ज़्यादा इनका आकार बढ़ जाता है, और नीचे v का मान बढ़ेगा तो घनत्व अपने आप कम हो जाएगा। तो बोला जाता है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्षारीय धातुओं के घनत्व घटते हैं क्योंकि आकार बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण देखो, पहला रासायनिक गुण है कि हाइड्रोजन से क्रिया। ये बोला जाता है जितनी भी क्षार धातुएं होती है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाती है। हाइड्राइड पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। मतलब ये मेटल हो गई और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल का काम तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने का, और इसका काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेने का। तो इसका तो क्या होगा? रिडक्शन ऑक्सीडेशन आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया कि जो मेटल इलेक्ट्रॉन देगी उसका तो होगा ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का क्या होगा? अपचयन। ये इलेक्ट्रॉन लेगी और इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा? जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा तो दो हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे सोडियम है या वर्ग पृष्ठ के जितने भी तत्व होते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आता है, मेटल हाइड्राइड बन गया, मतलब धातु हाइड्राइड बन गया। जैसे लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा हाफ H2 करके तो ये बन जाता है लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, इसी तरह से सोडियम रिएक्शन करता है, जैसे दो सोडियम की रिएक्शन करवा दें H2 के साथ तो ये बन जाता है 2NaH। अब आप लोगों को मैंने बताया भी था कि यहाँ पर सोडियम होता है उस पर तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और जो हाइड्रोजन होता है उस पर -1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो Na है और जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो इस पर तो आ जाएगा प्लस चार्ज और इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? सोडियम हाइड्राइड। Na+ और H- मिलकर क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्राइड। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब अगला देखो बेटा, जल से क्रिया। जल के साथ अभिक्रिया जब होती है तो क्या बनता है? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्षारीय धातुएं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है या हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे देखो मेटल है ये, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, ये 2H2O है। अब इसको अगर तोड़ो आप, HOH होता है ये। ठीक है, मैं आपसे भी दो मेटल ले लें तो ये जो मेटल है ये तो प्लस चार्ज दिखाता है और ये माइनस चार्ज है दोनों के पास, तो प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेगा? MOH, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अब आप लोगों को पता होगा कि इसने जो दो इलेक्ट्रॉन दिए ना वो ले कौन रहा है? H+ है ना, ये लेंगे और H+ इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो क्षारीय धातुओं की क्रिया जल से करवाने पर क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। तो देखो M+2H2O MOH बन गई, H2 मेटल यहाँ धातु है। इसी तरह से सोडियम रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, पोटेशियम रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, सीजियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है जी। ऑक्सीजन की बात करें तो ये बोला जाता है जितनी भी क्षार धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, और सब में आप लोगों को पता है ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग होती है। ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा ऑक्साइड क्या होते हैं, परऑक्साइड क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं। देखो ये जैसे ये लिथियम है, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड। अब देखो परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, और अपन को क्या चेक करना है? परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड क्या क्या होते हैं। देखो यार, जैसे ये लिथियम है 2Li हाफ O2 कर देते हैं, तो यहाँ पर दो तो लिथियम है और एक ऑक्सीजन है, तो ये बना लिथियम ऑक्साइड। क्या बना? लिथियम ऑक्साइड। तो जो ऑक्साइड होते हैं ना इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2। कितनी होती है? -2। तो
ये तो ऑक्साइड है। ये बोला जाता है ऊपर से नीचे जाने पर ऊपर वाले जो धातुएं होती है उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है तो ऑक्साइड बनाती है, बीच वाली जो होती है वो पर ऑक्साइड बनाती है, और नीचे वाली जो धातुएं होती है वो सुपर ऑक्साइड बनाती है। तो लिथियम ने तो बना लिया ऑक्साइड। अब जो सोडियम है ना वो पर ऑक्साइड बनाता तुम्हारा 2Na+O2, तो यहाँ बनाएगा ये Na2O2। तो इसको बोला जाता है, इसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है, इसको बोला जाता है पर ऑक्साइड। और पर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। क्या होती है? -1। कि जब एक मेटल के साथ दो मेटल के साथ एक ऑक्सीजन होता हो तो ऑक्साइड हो गया, मतलब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, आप लोग चेक कर लेना। ऑक्सीकरण अवस्थाएं मैंने आप लोगों को बता दी कि अगर -2 ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है ऑक्सीजन की तो वह तो हो गए ऑक्साइड, अगर -1 ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है तो वो हो गए पर ऑक्साइड, और अगर -1/2 ऑक्सीकरण अवस्था आती है तो वो होते हैं सुपर ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर ये पोटेशियम है, पोटेशियम O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? KO2। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीकरण अवस्था आप चेक करोगे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आती है -1/2। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स बनाती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी अपने लिए। देखो, क्षार धातुओं की क्रिया से ऑक्सीजन से करवाने पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड व सुपर ऑक्साइड बनते हैं। लिथियम तुम्हारा ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और इससे ऊपर वाली जितनी भी धातु हैं वो क्या बनाएगी? तुम्हारे सुपर ऑक्साइड्स। पोटेशियम O2 के साथ रिएक्शन करता है, रुबेडियम O2 के साथ रिएक्शन करता है, सीजियम O2 के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर देखो ये K+O2, तो ये KO2 बन गया। यहाँ पर ये रुबेडियम है जी, रुबेड, तो ये बन गया RbO2 बन गया। और यहाँ पर ये CsO2 है तो ये बन गया सीजियम। तो ये सबके सब सुपर ऑक्साइड है। क्या है जी? सुपर ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ तो बता देना, आप लोगों को मैंने बताया भी था ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे निकालती। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दी उसको X मान लो। तो यहाँ पर सॉरी किसका निकालना है अपन को? ऑक्सीजन की बतानी है ना यहाँ पर। अच्छा, पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था तो +1 ही होती है, इसमें क्या है? ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। जैसे इसकी निकाल लो, पर उसमें क्या अपन को ऑक्सीजन की का पता होना चाहिए तो निकाल लेना। जैसे इसका निकालना हो या चाहे इसका निकालना हो, पर इसका पता होना चाहिए पहले। सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2 होती है, अगर तुमने 2 लगा दिया तो गलत हो जाएगा वो। जैसे पहले अपन ऑक्सीजन की निकाल लेते हैं, तो इसका होता है +1 + 2x = 0। अब यहाँ पर ये देखो 2x = -1, x = -1/2, इसका पता हो गया। तो ऑक्सीजन का, पोटेशियम का तो +1 होता ही है, सबको पता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।